दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं और कांग्रेस की लिस्ट आते ही बड़ी चर्चा हो रही है एक नाम की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उनके खिलाफ जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के बेटे संदीप दीक्षित जी उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। हमारे साथ बात करने को खुद संदीप दीक्षित जी हैं। संदीप जी, जब ये लिस्ट आई तो बड़ी चर्चा में आपका नाम बहुत तेज़ी से आया, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद आप किसी और सीट से लड़ेंगे और आप लड़ेंगे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं थी। और सीधे लिस्ट में सबसे सरप्राइजिंग नाम जो रहा, आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी या आपने पार्टी से खुद कहा? नहीं, देखिए, मैं नई दिल्ली से जुड़ा रहा हूँ क्योंकि 2 बार शीला जी ने यहाँ से चुनाव लड़ा है। तो चुनाव में रहना, उसके बाद इलाकों में लोगों से संबंध बना के रखना, काम करके रखना। लेकिन 2004 से क्योंकि मैं इस दिल्ली में सांसद बन गया तो राजनीतिक और काम के रूप में वहाँ ज़्यादा मसरूफ़ रहा। 2014 तक सांसद थे और उसके बाद कांग्रेस हार गई सब जगह से, तो वो संबंध स्वाभाविक के इलाके में नहीं रहे। तो नई दिल्ली मेरे लिए कोई अलग इलाका नहीं है, एक तरीके से राजनीतिक कर्मभूमि रही है। तो जब ये बात आई थी कि विधानसभा में खड़ा होना है, पार्टी ने कहा कि भाई जो भी हमारे लोग हैं जो सांसद रहे हैं, एक्स MLA रहे हैं, उन्हें चुनाव में आना चाहिए। तो उस समय चर्चा हुई थी, तो कई सीटों की चर्चा हुई थी। तो स्वाभाविक है कि क्योंकि मेरा जुड़ाव इस दिल्ली से ज़्यादा रहा है, इस दिल्ली में कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात हुई थी। लेकिन फिर पार्टी ने कहा नहीं, आप यहाँ से लड़िए क्योंकि आपकी फेमिलियर सीट है। और अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं पिछले 8-10 साल से धीरे धीरे उसकी क्या नाकामियाँ रही हैं, क्या सरकार उसने चलाई है नहीं चलाई है, उसके भ्रष्टाचार के जो सवाल रहे हैं, इस पर क्योंकि मैं शायद बोलता रहा हूँ और तथ्यों के साथ बोलता रहा हूँ, तो पार्टी को ये लगा होगा कि उसने जिस तरीके का अपना एक अपने बनाए हुए वायदों पे, अपने बनाए हुए आंकड़ों पे और एक हमारे हिसाब से जो एक बिल्कुल गुब्बारा सा उसने बनाया है जहां काम नहीं कर पाए, उसको पंचर करने के लिए, उसको धराशायी करने के लिए शायद मेरा कैंडिडेचर इफेक्टिव रहेगा। सर, आप अरविंद केजरीवाल पर उस वक्त भी वोकल थे जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हो गया था। आप केजरीवाल पर सवाल उठा रहे थे, आप अलायंस पर भी आपने सवाल उठाया था। तो सर, केजरीवाल से कुछ निजी भी आपको ऐसा लगता है कि वो मतलब कुछ आपको टसल नजर आती है, ये पॉलिटिकल टसल है? नहीं, देखिए, मैं ये मुझे कई बार सवाल उन्होंने शीला जी के इमेज पर कई बार लोगों ने सवाल पूछे, निजी या पॉलिटिकल। तो मैंने क्या है कि निजी और पॉलिटिकल में फर्क क्या होता है। मैं प्रोफेशनली या पॉलिटिकली विमेन्स राइट्स के लिए हूँ, ठीक है, और पर्सनल लाइफ में अपनी बीवी को पीटता हूँ। क्या कहेंगे आप? अलग अलग कहेंगे क्या? मैं ऊपर से सेकुलर हूं और पर्सनल लाइफ में मुसलमानों से नफरत करता हूं। मेरा ये कि भाई पॉलिटिक्स में जहां आपका चरित्र, आपका काम, आपकी सोच का संदर्भ होता है, देयर इज नथिंग पॉलिटिकल एंड पर्सनल। देयर इज अ पर्सनल लाइफ, एक निजी जिंदगी है, वो अलग है। मैं क्या खाता हूं, कहां खेलता हूं, किससे क्या व्यवहार करता हूं, मेरे दोस्त कौन है, वो अलग हैं। लेकिन सोच में, व्यवहार में, आइडियोलॉजी में, पार्टी में निजी और व्यावसायिक या प्रोफेशनल या पॉलिटिकल कुछ नहीं होता है। लोग इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं भाई ठीक है, चुनाव हारे, इन्होंने कांग्रेस को चुनाव हराया, मेरी माता को चुनाव हराया, स्वाभाविक है। जब चुनाव हारते बुरा लगता है। जो आदमी चुनाव हराएगा वो विशेष आपके ध्यान में होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन क्या मैं उनसे नफरत करता हूं या कोई व्यक्तिगत द्वेष रखता हूं? नहीं, तो नहीं रखते। कोई नफरत करता है तो ये खुद रखता है। इसकी भाषा देख लीजिए आप, अरविंद केजरीवाल, आप देखिए ना इसकी भाषा लोगों के बारे में, इसकी चेहरे लोगों के बारे में, किस तरीके से बिना तथ्य के इसने शीला जी को भ्रष्टाचारी बनाने की कोशिश की। वो नफरत नहीं है तो क्या? अगर वो रणनीति है तो फिर बहुत घटिया रणनीति है। और अगर क्या मानवीयता है तो ये कौन सी मानवीयता है? मैं ये जानना चाहता हूं ना कि जिस व्यक्ति ने हर व्यक्ति को भद्दी से भद्दी भाषा के साथ एड्रेस किया, जिस व्यक्ति ने सड़कों पर जाकर कहा कि मतलब इनके साथ दुराचार होना चाहिए। शीला जी जब निर्भय कांड में जब मोमबत्ती जलाई जा रही थी जंतर मंतर पे बतौर मुख्यमंत्री की, जबकि इनकी जिम्मेवारी नहीं थी। आज खुद केजरीवाल कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इनकी जिम्मेवारी नहीं है। शीला जी गई, उन पर किसने अभद्र व्यवहार किया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने ना। उन पर तरह तरह की चीज़ें किसने फेंकी? इन्होंने फेंकी ना। तो अभद्रता, नफरत और इसका पब्लिक डिस्प्ले तो इनकी धरोहर है भाई, हम लोगों की थोड़ी है। हाँ, स्वाभाविक है, आपने हमें हराया है, हम भी कोशिश करेंगे आपको हराने की। आपने हमारे बारे में 100 झूठ बोले हैं, हम उन पूरे 100 झूठ पर आपसे सवाल पूछेंगे। और जब आपकी करप्शन आती है तो अगर हम आप पर सवाल पूछते हैं, उंगली उठाते हैं, तो फिर आपको तो जवाब देना पड़ेगा ना। वो नफरत कहां से है? वो प्रतिद्वंदिता है, वो कंपटीशन है। और कंपटीशन में हम तीखा इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम तो तीखा ही बोलते हैं ना, आप तो अभद्र तरीके से बोलते हो। लोग ये कहते हैं कि
संदीप दीक्षित एज अ पॉलिटिकल लीडर नहीं, एज अ बेटा, एज अ सन, वो एक बदला लेना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, जो उन्होंने आरोप आपकी मां पे लगाए थे। ठीक है, वो बदला की क्या बात होती है, जवाब तो मांगना है ना भाई। आपने हमारे लीडर को भी तो भ्रष्ट कहा ना, और उसके बाद कहाँ हुआ? लोग उससे क्यों नहीं पूछते हैं कि तुमने जो आरोप लगाए आज उसका क्या है? मैं तो पूरे की पूरे मीडिया से ये सवाल पूछता हूं कि आपने 10 साल क्यों नहीं पूछा इससे कि शीला जी के खिलाफ वो सबूत कहां हैं? क्या आप लोगों की मिली भगत थी उसके साथ? भाई ये तो आपको पूछना चाहिए ना सवाल। पब्लिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने आपको ये समझा दिया कि शीला दीक्षित जी भ्रष्ट हैं, आप में से 90% मान भी गए, आप लोग उस पर कहानियां भी करने लगे, तो आपका भी तो दायित्व बनता है कि उसका खुलासा करें कि 10 साल में उस महिला के खिलाफ एक एफआईआर तक क्यों नहीं हुई, जबकि तुम स्वयं जेल में भेज रहे हो। तो मैं ये है कि उसमें व्यक्तिगत और प्रोफेशनल क्या है, तो खुद ही हम तो एज अ पार्टी के रूप में जवाब मांगेंगे ना आपसे, पूछेंगे ना आपसे। आज भी जब भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी कांग्रेस के नेताओं के 40-40 साल पुराने भ्रष्टाचार के केसों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक के जजमेंट आ गए हैं, जैसे बोफर्स है कि उसमें कुछ नहीं है, वो भी चीज बार बार कोरेखते रहते हैं, तो क्या हम उसको पॉलिटिकल मानेंगे या पर्सनल मानेंगे? सर, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? क्योंकि नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा चुनाव तो आपका ये पहला है, आप लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, आप 2 बार सांसद भी रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव इससे पहले आपने नहीं लड़ा, और विधानसभा चुनाव बहुत हाइपर लोकल मुद्दों का होता है। और ये तो एक तरफ फ्री बीज की बात कर रहे हैं, अब नई योजना भी महिलाओं को लेकर उन्होंने उसका पैसा भी जो है बढ़ाया है। आप किन मुद्दों को लेकर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई हाइपर लोकल होता है विधानसभा। कभी कभी क्योंकि जैसे 2013 में हाइपर लोकल क्या था, आपने माहौल बना दिया भ्रष्टाचार का, उसमें हाइपर लोकल कुछ नहीं था। अगर लोकल चुनाव लड़ा जाता तो कांग्रेस की 70 में से 70 सीटें आती, जितना काम कांग्रेस ने किया था। उस समय लोकल मुद्दा तो कोई था ही नहीं, ना पानी की दिक्कत थी, ना बिजली की दिक्कत थी, ना सड़क की दिक्कत थी, ना स्कूल का प्रॉब्लम था, ना अस्पताल का प्रॉब्लम था, ना पोल्यूशन का प्रॉब्लम था। मुद्दा तो कोई था ही नहीं। हाँ, स्वाभाविक है डिलीवरी का कि कहीं सड़क टूटी है, कहीं नाली नहीं बन पाई, कहीं पूरी समय पानी आ रहा, ये ऑपरेशनल इश्यूज तो चलते रहते हैं, लेकिन बड़े सवाल तो सारे सॉल्व हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइपर लोकल होता है। लेकिन यहां देखिए, हमारे सामने 2 रास्ते हैं जिस पर हम लोग सवाल पूछेंगे। अभी क्योंकि बीजेपी से पता नहीं है कौन नहीं आया है, तो बीजेपी के कैंडिडेट के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा कह सकता, लेकिन बीजेपी पर भी मैं अपनी बात कहूँगा, क्योंकि हमारा जो ये कंपटीशन है केवल आम आदमी नहीं है, बीजेपी से भी है। पहली चीज़ तो आप 10 साल विधायक रहे, तो आपने क्या किया भाई 10 साल में, हमको भी जानना चाहिए। इनका बहाना है, जैसे मुझे बहुत से लोग कॉन्स्टिट्यूंसी में कह रहे हैं कि जब कोई काम नहीं कर पाते तो रोते हैं और कहते हैं मुझे काम नहीं करने देती एनडीएमसी, और कोई काम हो जाता है तो कहते हैं मैंने किया है। तो ये तो कोई चलेगा नहीं भाई। शीला जी भी तो थी एनडीएमसी में, और लोग भी तो थे, उनको क्यों नहीं काम करने दिया जाता? तो मेरा ये कि 10 साल में आप अपना लेखा जोखा बताइए। मैं 10 साल सांसद रहा हूं, भले यहाँ नहीं पूर्वी दिल्ली में, मैं अपना लेखा जोखा बताऊंगा मैंने क्या किया है, क्या मैं अच्छा सांसद था कि नहीं था। अगर बीजेपी से कोई आएगा तो उससे भी हम उसका व्यक्तिगत जो परफॉर्मेंस है वो मांगेंगे। तो स्थानीय मुद्दों पे क्या इसने इस दिल्ली के लिए क्या, उस पर सवाल बनेंगे। आप मुख्यमंत्री के रूप में भी वोट मांगते हो तो वो भी 10 साल पूछी जाएगी। और आपने तो पिछली सरकार को बदनाम करके आप आए थे ना, तो वहां तो विषयवार हर मुद्दे पे जिस पे ये बात करते हैं हम इस पर सवाल खड़ा करेंगे। और इनकी सरकार ने क्या काम नहीं किए हैं ये आज मैं नहीं कह रहा हूं, आप दिल्ली के किसी कोने में चले जाइए, किसी जगह पे चले जाइए, सब कह रहे हैं कि इस काम तो दिल्ली में किसी ने किया था, तो शीला जी ने किया था। अब आम आदमी पार्टी वाले भले माने ना माने, बाकी दिल्ली तो यही बात कर रही है, जिसमें बीजेपी के भी लोग हैं। तो ये सवाल तो हम इनसे पूछेंगे। मैं अपने सवाल पे आता हूँ कि मैंने ये सवाल क्यों किया, क्योंकि हाइपर लोकल इसलिए बोला, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाती है, 2019 में भी यही हुआ था। उसके बाद विधानसभा के चुनाव होते हैं, आम आदमी पार्टी एक तरफा जीत जाती है। तो लोकसभा का इस बार 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ, आप लोग अलायंस में चले गए, बीजेपी फिर स्वीप कर गई। अब फिर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, फिर नैरेटिव हो जा रहा है कि आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, फिर कांग्रेस सीन से गायब है कि आप अलायंस में नहीं है। आपकी पार्टी में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि अलायंस हो जाना चाहिए, उनकी उम्मीद अभी भी रहती है इस बात पे। तो लेकिन आप इससे थोड़ा अलग हैं, आप अलायंस से खिलाफ पहले भी थे, मेरे ख्याल से शायद 24 में भी आप अलायंस से खिलाफ ही रहे होंगे। जब तक अलायंस नहीं हुआ तब तक थे, अब अलायंस हो जाता है तो जो पार्टी का डिसीजन है वी सपोर्ट दैट। तो वही मैंने कहा कि लोकसभा के नतीजे अलग आते हैं दिल्ली में, विधानसभा के अलग आते हैं। नहीं, पर देखिए हाइपर लोकल होता है बिल्कुल स्थानीय, स्टेट के मुद्दे में हाइपर लोकल नहीं होते। तो आम आदमी पार्टी भी स्टेट के मुद्दों पे स्टेट में चुनाव लड़ती है, कोई हाइपर लोकल पे नहीं लड़ती है। तो जिस तरह वो स्टेट के मुद्दों पे लड़ेगी, हम तो उनको उनकी स्टेट की अचीवमेंट्स पर उनको डायरेक्टली उनके सामने हम अपनी भी बात रखेंगे ना, उन्होंने क्या किया। अब मैं तो कितनी बार मीडिया के लोगों से कह चुका हूं
कि ये 2 या 3 चीज़ों पर ये कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य। और मैं दोनों में चैलेंज करता हूं कि आप इनके आंकड़े लेके मेरे सामने बैठ जाइए, अगर मैं 10 मिनट में आपको ये ना सिद्ध कर सकूं कि इनके आंकड़े शीला जी के समय के आंकड़ों के सामने 50% भी नहीं थे, तो मैं आज आपको बताता हूं मैं इस चुनाव में नहीं लड़ूंगा। लेकिन ना कोई मीडिया का आदमी आता है सामने, ये मेरी चुनौती लेता है। केजरीवाल तो लेगा ही नहीं। नहीं, मैं पूछ ले रहा ना आपसे कि ये तो कहते नहीं, वो तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, आज नहीं। अगर आप चाहें तो कभी फिर लीजिए, क्योंकि आज मुझे दुर्भाग्य से और जगहों पे जाना है। लेकिन आप कभी भी टाइम लें, मैं आपको टाइम दे सकता हूं। आप पूरे के पूरे अपने तथ्य बनाकर लाइए। इनफैक्ट मैं कहूंगा आप आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन बन के भी बैठ सकते हैं, तो भी मैं चाहूंगा कि उसको काउंटर। पत्रकार के तौर पर सवाल मैं वो नहीं कर रहा, मैं तो एक रणनीति के रूप में, जैसे कभी कभी होता ना प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, तो वो आप करो, तो हम तो उसमें भी काउंटर करने की कोई दिक्कत नहीं। बेसिक सवाल ये था कि वो दिल्ली मॉडल की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी वो क्या मॉडल ले जाएगी, या क्या अनाउंसमेंट करेगी, या क्या फ्रीबीज लाएगी जिससे आप उनको चैलेंज? देखिए, पहली चीज तो दिल्ली मॉडल इनका है क्या? मुफ्तखोरी छोड़ के और क्या मॉडल है? सस्ती चीज देना कोई मॉडल नहीं होता है। तो जनता वोट करती है ना। हाँ, तो सस्ते पे तो करेगी ना, क्यों नहीं करेगी फ्री पे वोट? तो आपको क्यों करेगी फिर वो? आप लोग क्या ऐसा लाएंगे? क्योंकि बाकी दिल्ली को क्या किया इन्होंने भाई? अगर तो जनता केवल ये कह रही है कि हमको सड़क नहीं चाहिए, हमको खराब हवा में कोई दिक्कत नहीं, गंदे पानी हम पीने के लिए तैयार हैं, अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही, मेरे बच्चे मर जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी सड़क में 4-4 घंटे गाड़ी खड़ी रहे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है, मेरे पति जिसको काम पर जाना है वो 4 घंटे बाद जाए, मैं खुद जो है 1 घंटे फ्री में घूम लूँ। अगर इस एटीट्यूड की जनता है तो फिर स्वाभाविक है कि हमें वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम तो काम करने वाले लोग हैं। हम जनता को नागरिक के रूप में सहूलियत देते हैं। सब्सिडी कांग्रेस ने भी दी है। बिजली में हम लोग 50 से 60% सब्सिडी देते थे, पानी में 90% सब्सिडी देते थे, लेकिन 100% इसलिए नहीं सब्सिडी देते थे क्योंकि हमारा मानना था कि जो वोटर है वो भिखारी नहीं है, उसको सहूलियत सिर्फ चाहिए, राहत चाहिए, भीख नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, वो मांगता भी नहीं। इतना दीजिए कि उसको एक सहूलियत मिले जिंदगी में, एक डिग्निटी से आप कोई चीज दे सके। तो एक तो हमारा ये कि अगर तो लोग ये कहते हैं कि नहीं हमें हर चीज फ्री चाहिए, हमें और कोई विकास से लेना देना नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए कांग्रेस पार्टी नहीं है। मुझे नहीं लगता उस व्यक्ति के लिए, मेरे कितना भी विरोध हो भारतीय जनता पार्टी से, बीजेपी भी उनके लिए पार्टी नहीं है। फिर वही पार्टियां हैं जो वर्तमान में आपको सहूलियत देके आपका भविष्य बर्बाद कर रही हैं। जैसे हुआ है आज आप देख लीजिए क्या हुआ है तेलंगाना में, क्या हुआ है आंध्र प्रदेश में, नई सरकारें रो रही हैं, क्या हुआ हिमाचल प्रदेश में, सरकारें रो रही हैं, क्या हुआ इनके पंजाब में, सरकारें रो रही हैं कि अब आगे काम नहीं हो पा रहा है। भाई यही जो महिला स्कीम जिसकी बात यहां कर रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे? क्योंकि इतना इन्होंने बिजली पानी पे वहां फ्री कर दिया कि वहां महिला स्कीम इनको इंप्लीमेंट करने के लिए पैसा ही नहीं बचा है। तो पंजाब जो आज इनके काम से बर्बाद हो गया है, आम आदमी पार्टी और 5 से 7 साल में दिल्ली को बर्बाद कर देगी। तो हम तो उस बर्बाद दिल्ली का हिस्सा नहीं बनेंगे, भले हम जीते या हारें। हम स्वाभिमान से काम करते हैं, हम दिल्ली के विकास के लिए काम करते हैं, हम वर्तमान और भविष्य दोनों का निर्माण करते हैं। आखिरी में 2 सवाल है मेरे। एक तो ये कि शीला जी के दौर के वो कौन से काम है जिनको आप आगे ले जाएंगे और जनता को कैसे कनेक्ट उस दौर से करें? शीला जी ने बहुत आयामों में उत्कृष्ट काम किया। इस सवाल को मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, शीला जी की लीगेसी को आप कैसे? नहीं, देखिए वही कह रहे हैं, बहुत से काम थे जिसमें उन्होंने दिल्ली को आगे बढ़ाया, ठीक है। बहुत में ऐसी प्रगति हो गई कि अब वो इतनी बड़ी चुनौतियां नहीं हैं, लेकिन नई चुनौतियां आती हैं। लेकिन मुख्य उसका उद्देश्य यह था कि जिसको हम लोग डेवलपमेंट, विकास, प्रोग्रेसिव विकास, या जिसको कहते हैं मतलब प्रगतिशील विकास की बात करते हैं, क्योंकि विकास तो बीजेपी भी करती है, लेकिन वो पूंजीवाद से संबंधित विकास की बात करती है, हम प्रो पुअर प्रगतिशील विकास की बात करते हैं। उसी तरह की जो आज की चुनौतियां हैं, हम उसमें नए विकास को ढालेंगे। अब हमारे पास ट्रैफिक की दिक्कत है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट की दिक्कत है, हमारे पास पोल्यूशन की दिक्कत है, पानी बहुत गंदा होता चला जा रहा है उसकी दिक्कत है, दिल्ली में रोजगार का सृजन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है उसकी दिक्कत है, हमारे हायर एजुकेशन का भट्टा बैठ गया है। हम लोगों के समय में 6 यूनिवर्सिटीज़ बनी थी, इन्होंने तो केवल जो जौनापुर में सिंगापुर सरकार के साथ एग्रीमेंट करके एक बहुत बढ़िया स्किल डेवलपमेंट सेंटर बना था, जो 2012 में मनमोहन सिंह जी और शीला जी ने खोला था, उसी को केवल यूनिवर्सिटी कन्वर्ट कर दिया, उसमें कुछ किया नहीं। तो उस हायर एजुकेशन में आज बच्चों को जाना पड़ रहा है प्राइवेट में, तो हम न्यू हायर एजुकेशन लेकर आएंगे। ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ी हैं, ना अंबेडकर में सीटें बढ़ी हैं, उन सीटों को हमको बढ़ाने की बात करनी पड़ेगी। तो हम लोग उन जगहों पर काम करेंगे जहाँ सही में जनता का विकास होता है। हम लोगों ने 18 अस्पताल बनाए, इन्होंने तो एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया।
वो नए अस्पताल बनाने पड़ेंगे। इन्होंने कहा था हम 5,000 नए बेड्स देंगे, मुझे नहीं लगता ये 400 से 500 नए बेड्स दे पाए। तभी तो कोरोना में सब लोग मरे जा रहे थे। उन बेड्स को हमें वापस लाना पड़ेगा। स्कूल्स की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इन्होंने कहा था हम 500 स्कूल बनाएंगे, शायद उन्होंने 12 या 15 नए स्कूल बनाए हैं, तो नए स्कूल बनाने पड़ेंगे। और मैं आपको बताता हूं, जब शीला जी की सरकार हारी थी तो डीडीए की तरफ से 100 स्कूल की जगह ऑलरेडी अलॉट हो गई थी दिल्ली सरकार को। ये कहते हैं ना कि भारत सरकार में हमें काम नहीं करने देती। मैं इनसे पूछूंगा वो 100 स्कूलों की जगह गई कहां भाई? मैं भी जब एमपी था उस मीटिंग में, जिसने डीडीए ने कहा था कि ये 100 लैंड्स हैं, दिल्ली गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। सिस्टम क्या होता है, जब अलॉट होती है जमीन तो दिल्ली सरकार को जब जरूरत पड़ती है तो वो डीडीए से टेक ओवर कर लेते। इन्होंने तो जमीनें भी टेक ओवर नहीं की। हमारे समय में 7 नए अस्पतालों का निर्माण चालू था और 11 अंडर वो थे, कंप्लीट प्लान था जिसकी जमीन आइडेंटिफाई हो गई थी। वो 7 भी नहीं है कंप्लीट कर पाए। आपको याद होगा कोविड में इनको कोर्ट ने पूछा था, जो हमारा ये बुराड़ी में हॉस्पिटल बन रहा था, तो इन्होंने जोर के कह दिया कि बुराड़ी का अस्पताल तैयार है, जो 10-11 साल से बन रहा है। हमारे समय में ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया था, ये 11 साल में कंप्लीट नहीं कर पाए। तो कोर्ट ने इनको लताड़ा कि झूठ मत बोलो, खंडहर बने अस्पताल को अस्पताल मत बनाओ। तो ये जो इन्होंने सत्यानाश कर दिया है दिल्ली का, हम उसको वापस एक निर्माण के पथ पे लाएंगे। और देखिए, कोई भी सरकार कितनी भी खराब हो, हर सरकार को जैसे काम करती है जो लोगों को पसंद है। ठीक है, इन्होंने कुछ चीजें फ्री की, दिल्ली की जनता को वो पसंद है, तो वो वाली स्कीम्स हम कंटिन्यू करेंगे। हर सरकार करती है, कुछ पुरानी ऐसी स्कीमें होती हैं जो लोगों को पसंद होती हैं, तो ठीक है भाई, अल्टीमेटली तो लोग हैं ना इंपॉर्टेंट, तो वो स्कीमें हम आगे करेंगे। प्लस अभी हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है, वो कुछ नई स्कीमों की तरफ देख रहा है। आपको याद होगा राहुल जी ने न्याय योजना अनाउंस की थी, उसमें कुछ बहुत अच्छे ऐसी स्कीम्स थी तो दिल्ली के लिए रेलेवेंट है, उसमें से भी हम लोग कुछ लोग लेंगे। तो वेट करते हैं हमारा मैनिफेस्टो। महिलाओं को लेकर कुछ लाएंगे, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो लाएंगे। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली ये महिला वाली स्कीम तो सबसे पहले हिमाचल में हुई, उसके बाद साउथ में हुई, पर आप जिसने अनाउंस किया था पंजाब में, तो आज तक पंजाब में नहीं किया ना इसने। तो दिल्ली में हमें क्या भरोसा है दिल्ली में करेंगे? और दिल्ली में तो इनको 2 साल 2.5 साल पहले कर देना चाहिए था। एंड चुनाव के समय क्यों उन्होंने किया भाई? इसका मतलब है कि केवल चुनाव का ढकोसला है ना, इसमें कुछ एक तथ्य, कुछ एक सॉलिड बात नहीं। आखिरी सवाल, क्योंकि दिल्ली पर आपने बहुत ही वोकल तरीके से बोला जी, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि जिस घर में हम लोग ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, यहाँ पर राहुल जी भी आ चुके हैं और राहुल गांधी 3-4 घंटे रुक के गए थे। और एक टाइम था, आप लोग गांधी परिवार के बड़े क्लोज लोगों में से, शीला जी की गिनती होती है, आपकी गिनती होती है, लेकिन सर वो क्लोजनेस जो है वो पॉलिटिकली उस तरह से दिखी नहीं। तो आपको लगा कि अब आगे चल के, मतलब पिछले 2-3 साल की मैं बात कर रहा हूँ, क्या कांग्रेस में बुजुर्ग नेताओं का, सीनियर नेताओं का उतना पॉलिटिकली अब सम्मान है, उतना रोल दिया जाता है? देखिए, शीला जी का एक संबंध था, हाँ, सोनिया जी से, राहुल जी से, और उनसे वो अलग है। ये जरूरी नहीं है कि उनका राजनीतिक संबंध मुझ पे आए। मैं राहुल जी को जानता हूँ और स्वाभाविक है, हम लोग साथ रहे हैं, जान पहचान है, उनका सम्मान करता हूं। मेरे बॉस हैं, पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनका यहाँ 2-1 बार आना हुआ, जिन कारणों से हुआ वो कोई व्यक्तिगत कारणों से नहीं था, कुछ न कुछ और इश्यूज थे, पर उनसे मेरा वही संबंध है जो एक सीनियर लीडर और एक जूनियर का होता है किसी पार्टी में। क्योंकि अब मेरे कोई शीला जी जैसी वो एक पोजीशन थोड़ी है कि जो उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार होगा या जो उनको मिलेगा पार्टी में वो मुझे मिलेगा। वो वहां थी, मैं यहाँ कहीं हूँ, मैं वहां थोड़ी हूँ। आप भी सीनियर लीडर हैं, तमाम लोगों को सीनियरिटी से आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनती है, सीनियरिटी से आपका यश नहीं गिना जाता है, सीनियरिटी से आपकी पॉलिटिकल पावर नहीं गिनी जाती है। पार्टी अपने तरफ से आती है कि CWC हो गया या किसी इलेक्शन का प्रभारी हो गया, किसी राज्य का प्रभारी हो गया, उसमें तमाम वरिष्ठ नेताओं को अब उस तरह से जिम्मेदारी नहीं दी जा रही कांग्रेस में जिस तरह से दी नहीं, ऐसा नहीं है भाई, दी जा रही है, बहुत से लोगों को दी जा रही है। आफ्टरऑल हमारे इंचार्ज बन ही रहे हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं ही, तो वो कांग्रेसियों को ही तो दी जा रही है। ये तो है नहीं कोई कि हम कहीं चांद से किसी को ला रहे हैं, वो कांग्रेसी ही हैं। और वो पार्टी अपने विवेक से तय करती है कि आपको देंगे कि मुझे देंगे कि किसी और को देंगे। अगर एक पद है और 3 या 4 उसके लिए एलिजिबल, उनके हिसाब से एलिजिबल लोग हैं, तो पद तो एक ही को मिल सकता है। आप बीच बीच में वॉइस उठाते रहते हैं अपने पार्टी के अंदर भी, एक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से आप अपना कोई भी मुद्दा होता है आप उस बात को रखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं संबंध ही है कि उस पर कभी पार्टी रिएक्ट नहीं करती, पार्टी उसको लेकर नहीं। ये तो देखो, पार्टी में बहुत लोगों के साथ है और इस कारण से ही मैं कांग्रेस में हूँ। पार्टी को कभी आपकी बात पसंद हो या नापसंद हो, ठीक है, वो उसको अन्यथा नहीं लेती है। अगर आपके विचार पार्टी के विचारों से भिन्न हैं तो शायद पार्टी आपको अपनी इंटरनल चीज में उस तरीके से इस्तेमाल ना करे। वो ठीक है ना भाई, मैं चाहता हूं क्रिकेट एक तरफ से खेलूं, मेरा कोच और कप्तान कुछ और समझता है,
तो फिर कोच और कप्तान कहेगा भाई तुम बाहर रहो जब तक तुम हमारी टीम के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते। टीम तो टीम की तरह खेलनी चाहिए। कोच कप्तान कौन, खड़गे जी? जो भी है, मैं कह रहा हूँ उसमें जरूरी थोड़ी कि मैं सही हूँ भाई। अगर आप राहुल गांधी को, खड़गे को पार्टी ने नेता माना है तो उनके विचारों को, उनके काम करने के तरीके को भी तो स्वीकार किया है। तो पार्टी के लिए मूलतः उनके तौर तरीके इंपॉर्टेंट है। मैं कभी उससे इत्तेफाक रखूं नहीं रखूं, मेरा कोई व्यक्तिगत थोड़ी, किसी पॉइंट पर मैं कुछ कहता हूं, किसी पॉइंट पर मैं अपनी बात रखता हूं। लेकिन कभी भी पार्टी ने यह मुझसे नहीं कहा कि अगर आपने कोई ऐसी बात कही है तो आप उसको प्रखर रूप से ना कहें। ना कभी कहा, ना मुझे उसका कभी कोई खामियाजा भुगतना पड़ा। एक नाम मिस हुआ क्योंकि प्रियंका जी पहली बार सांसद बनी और आते ही उनका बड़े चर्चा है सांसद में स्पीच के तौर पे, जो उन्होंने स्पीच दिया। आप उनके रोल को कैसे देखते हैं, प्रियंका गांधी? ये देखिए अच्छा रहेगा, वो बोलती अच्छा है और मैंने उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैंने जब भी देखा है अच्छा बोलती हैं। और भाई राजनीतिक परिवार से हैं, राजनीति में सोनिया जी की सीट को वो देखती रही हैं, अवेयर हैं, मेरे हिसाब से चीज़ों को समझती हैं, उनमें अच्छी समझ है। तो वो अगर प्रखर रूप से आएंगी, लोकसभा में अपनी प्रेजेंस बनाएंगी तो पार्टी को फायदा होगा और हमारी विचारधारा को फायदा होगा। सबसे आखिरी सवाल इंटरव्यू का, आपने बोला कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी, इसी से टिका हुआ हूँ। क्या बीजेपी से कभी ऑफर नहीं आया? बीजेपी तो कांग्रेस तमाम लोग को लेकर जाती है। आया है, ऐसा नहीं है, आया है। दिल्ली को लेकर ही है। हाँ, दिल्ली को लेकर आया, बट ठीक है, हर पार्टी चाहेगी किसी और की पार्टी के लोगों को रखेगी, वो होता रहता है। वो कोई आप गए नहीं, लेकिन आपने माना नहीं हो। किसी का मन होता है जाने का, किसी का मन होता नहीं जाने का, वो अपना आई थिंक पर्सनल डिसीजन है, उसमें मैं क्या बोलूँ। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का द प्रिंट से। मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट वर्षा कौल थी। बहुत हम वोकल तरीके से संदीप जी ने बात रखी और उन्होंने कहा कि बीजेपी से भी ऑफर आया लेकिन गए नहीं, कांग्रेस में डेमोक्रेसी है। प्लस खास बात उन्होंने ये कही कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप शीला दीक्षित पर लगाते थे वो आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। इस मुद्दे को लेकर इसी तरह वोकल तरीके से ये चुनाव लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए द प्रिंट।